गुड मॉर्निंग डियर। आइए आज स्टार्ट करते हैं मोशन इन अ प्लेन। यह क्लास 11th का टॉपिक है जो एनसीईआरटी में वेक्टर जो है इसी चैप्टर के अंतर्गत पढ़ाया गया है। लेकिन हम लोग ऑफलाइन क्लास में कवर कर चुके हैं वेक्टर, तो अब उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन। आइए इस चीज को समझते हैं कि मोशन इन अ प्लेन का क्या मतलब है। ठीक है, तो मोशन इन प्लेन कहने का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप इसमें समझ जाइए कि प्लेन क्या होता है। ठीक है, इसको हम इंट्रोडक्शन के अंतर्गत ले लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं टॉपिक का इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि परिचय क्या है इसका, इस चैप्टर का परिचय आपको किस तरह से मिलेगा इस चीज को समझ लीजिए। ठीक, तो इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम सबसे पहले समझते हैं कि प्लेन क्या होता है। प्लेन देखिए क्या होता है। प्लेन जो है, प्लेन कहने का क्या मतलब है। प्लेन कहने का क्या मतलब है, एक्सिस से मिलकर के प्लेन बना होता है। देखिए, अगर इस तरह से हम करें कि ये हमारा एक्स एक्सिस हो, ये वाई एक्सिस हो और इधर हमारा जेड एक्सिस हो जाए, तो हम बोलते हैं कि ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मिलकर के एक प्लेन बनाया है। ये प्लेन है, ये एक सतह है जो कि हमें एक्स और वाई से मिलके बना है। तो इस प्लेन को हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया। ये प्लेन कौन सा हो जाएगा, वाई जेड प्लेन हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से मिलके बना है। और इसमें देखिए एक्स और वाई एक्सिस प्लेन में जेड परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब होता है कि एक्स वाई और जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो कहने का मतलब है कि एक दूसरे पे ये परपेंडिकुलर है। अब अगर हम एक्स वाई प्लेन लिए हैं जिसका मतलब होता है कि जेड इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। या अंदर की ओर होगा या फिर बाहर की ओर होगा लेकिन परपेंडिकुलर ही। उसी तरह वाई जेड प्लेन अगर होगा तो इसमें जो है एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा जेड एक्स प्लेन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम प्लेन को समझते हैं। अब अगर कोई मोशन किसी प्लेन में हो रहा है, हमारा एक ये प्लेन बना है, एक ये प्लेन बना है और एक ये प्लेन बना है। अगर ये मोशन किसी एक प्लेन में हो रहा होगा तो हम उसी को बोलेंगे मोशन इन अ प्लेन। समझिए बात को। अगर मान के चलिए कि मोशन अगर इस प्लेन में हो रहा है मोशन, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यह एक्स वाई प्लेन में मोशन हो रहा है। मोशन इन प्लेन कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि किसी खास प्लेन में मूव कर रहा होता है। यही हमारा बोर्ड भी एक क्या है, प्लेन है, इसमें मूव कर रहा होता है। सतह सतह पे अगर चल रही है कोई चीज तो क्या होगा, वह प्लेन होगा। तो अभी हम फिर आते हैं कि अब प्लेन समझ गए कि ये हमारा इस तरह से प्लेन होता है। अब समझिए कि मोशन इन प्लेन कहने का क्या मतलब होता है। मोशन इन अ प्लेन, तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है मोशन इन अ प्लेन। प्लेन मतलब क्या हो गया, इसके अंतर्गत हम लिख रहे हैं व्हेन अ बॉडी moves in a single plane, then the motion is called motion in a plane। समझिए बात को, क्या कह रहा है ये, जब कोई वस्तु किसी एक सतह में गति करता है तो उसे मोशन
इन अ प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोशन इन अ प्लेन कहते हैं। जब कोई बॉडी हमारा किसी प्लेन, इस प्लेन में कर सकता है, इस प्लेन में कर सकता है, या इस प्लेन में कर सकता है, तो इस तरह से मोशन करेगा। अब मोशन जब किसी प्लेन में होगा, तो अब प्लेन में अगर कोई पॉइंट होता है, इस बात को भी आप समझिए, अगर कोई पॉइंट है जो कि किसी प्लेन में है, तो समझिए कैसे डिफाइन होगा कोई पॉइंट किसी प्लेन में। अ पॉइंट इन अ प्लेन। अगर कोई पॉइंट प्लेन में है तो कैसे डिफाइन कीजिएगा? देखिए कैसे होता है। अगर प्लेन में है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको हम रेक्टेंगुलर को, ये जो कोऑर्डिनेट हम बना रहे हैं हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है प्लेन में। प्लेन हमेशा कितने एक्सिस से बनेगा? 2 एक्सिस से बनेगा। इसको इंग्लिश में ये एक्सिस को क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अगर हमने क्या लिखा है? ए पॉइंट इन अ प्लेन, कोई पॉइंट है और उसे हम किसी प्लेन में दिखाते हैं, तो बताइए अगर यहाँ कोई पॉइंट पी अगर है, तो ये पॉइंट पी जो है कैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं? क्या आपको पता है कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखने का तरीका होता है कि यह पॉइंट जो है x से कितना दूर है और फिर यह y से कितना दूर है, यही लिखते हैं हम। सबसे पहले x से कितना दूर है, यानी x में इधर गए तो x से इधर जाएंगे तो x में कितना दूर है किससे पता चलेगा? x एक्सिस से पता चलेगा। मान के चलिए कि ये डिस्टेंस x है, तो हम लिखते हैं कि यह x है, एक्स कोमा क्या हो जाएगा? ये मान के चलिए कि y कोऑर्डिनेट में y जा रहा है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो हमारा है x और y से डिनोट करते हैं। ये कॉन्वेंशनल तरीका होता है कि हम पहले x एक्सिस को लिखते हैं, फिर y एक्सिस को लिखते हैं। अगर z एक्सिस होता तो जेड एक्सिस भी आता, लेकिन हम प्लेन पढ़ रहे हैं। जो ये प्लेन होता है, ये प्लेन की जब भी बात आप करते हो तो ये प्लेन 2 डायमेंशनल होता है। प्लेन कैसा होता है? प्लेन 2 डायमेंशनल होता है। तो एक बात हमें क्या पता चला? प्लेन इज अ 2 डायमेंशनल। कैसा होगा? 2 डायमेंशनल होगा। डायमेंशनल प्लेन 2 विमीय होता है। क्या हो गया? जो ये प्लेन है, प्लेन 2 विमीय होता है। कैसा होता है? 2 विमीय, मतलब 2 एक्सिस से मिलकर के ये प्लेन बना होता है। तो प्लेन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेन क्या होता है और इसमें पॉइंट किस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें अब एक और बात समझना है कि ये 2 डायमेंशनल जो होता है प्लेन तो होता ही है। ठीक है, और एक बात समझिए, जो ये प्लेन का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, मोशन इन अ प्लेन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल की हम बात करें तो वह होता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, लिख रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन इज द one of the best example of two-dimensional motion। 2D, यहाँ 2D लिखे हैं, इसका मतलब हो गया 2 डायमेंशनल मोशन। तो क्या है, इसको हिंदी में कैसे आप लिखिएगा? तो प्रक्षेप्य कहते हैं प्रोजेक्टाइल को। प्रक्षेप्य गति 2 विमीय गति का सबसे अच्छा उदाहरण है। क्या है? प्रक्षेप्य गति 2 विमीय गति का सबसे अच्छा उदाहरण है। यानी कि 2 गति कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारा x में भी वेरिएशन होगा और हमारा y में भी वेरिएशन होगा।
गति 2 डायमेंशनल है, इसका मतलब 2 डायमेंशनल है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो वेरिएशन होगा x में भी होगा और y में भी होगा। z उस समय हमारा कांस्टेंट रहेगा, z का वैल्यू दोनों के लिए समान रहेगा, x के लिए और y के लिए, दोनों के लिए वो वैल्यू समान रहेगा। 2 डायमेंशनल की हम बात कर रहे हैं। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम प्लेन में कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि प्लेन हमें समझ में आ गया, प्लेन में मोशन कैसे होगा ये भी समझ में आ गया, इसका एग्जाम्पल समझ में आ गया कि एग्जाम्पल हमारा इसका क्या होगा, प्रक्षेपी गति होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि हम फोकस जो हम इस चैप्टर में करेंगे वो किस पे करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पे करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम और इसमें देख लेते हैं कि प्लेन में जो है डिस्प्लेसमेंट किस तरह से होता है, प्लेन का पोजीशन, अगर प्लेन में किसी पॉइंट का पोजीशन देखना हो, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन देखना है तो किस तरह से देखेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि उसमें वेलोसिटी किस तरह से चेंज करेगा, या फिर एक्सेलेरेशन कैसे प्रोड्यूस होगा जब मोशन क्या हो जाए, 2 डायमेंशनल हो जाए। किसी प्लेन में होने का मतलब क्या हो गया, प्लेन में होने का ही मतलब हो गया मोशन कैसा, 2 डायमेंशनल मोशन। याद रखिएगा, इसका मतलब हो गया 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, और हिंदी में इसको क्या लिखिएगा, दो विमीय। ठीक है, तो मोशन इन अ प्लेन कहने का मतलब हो गया आपका 2 विमीय मोशन। चलिए अभी आप इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए और फिर हम आगे कुछ बातें समझते हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं उसे हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कीजिए जल्दी से। हमें 2 डायमेंशनल मोशन के कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स है 2 डायमेंशनल मोशन का। और याद कीजिए, हम जब वेक्टर आपको बताए थे वेक्टर की हमें जरूरत क्यों होती है, वेक्टर की नीड जो है हमें क्यों पड़ी, और 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल पढ़ने के लिए ही हमें किसकी जरूरत हुई थी, वेक्टर की जरूरत होती है। इसीलिए हम वेक्टर पहले पढ़ लिए हैं। तो वेक्टर पढ़ना जब हम जान चुके हैं तो मतलब क्या हो गया कि वेक्टर की हमें जरूरत इसमें होगी। टू study the motion in a plane, कहने का मतलब क्या, 2 डायमेंशनल मोशन। we have needed vector दो विमीय गति पढ़ने के लिए हमें सदिश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, सदिश की आवश्यकता होती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, 2 विमीय गति पढ़ने के लिए हमें सदिश का आवश्यकता होती है। सदिश की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हमें कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स लिखना है। सम टर्म्स ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन मतलब कहने का मतलब क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन। सम टर्म्स ऑफ मोशन, कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, गति के कुछ टर्म्स। ठीक है, तो ये क्या होता है इस चीज को समझिए, सम टर्म्स ऑफ मोशन। सबसे पहला जो टर्म्स हम पढ़ेंगे इसमें पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है, इसे हम वेक्टर आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं स्थिति सदिश। ठीक है,
स्थिति क्या है, पोजीशन वेक्टर है। स्थिति सदिश कहते हैं, मतलब क्या कि किसी पॉइंट का, किसी वस्तु का लोकेशन कहाँ है, उस प्लेन में वह वस्तु या कोई पॉइंट कहाँ है, इसी को कौन डिनोट करेगा, पोजीशन वेक्टर डिनोट करेगा। तो लिखेंगे पोजीशन वेक्टर इज defined as the location of any object in the plane। उस प्लेन में वह पॉइंट कहाँ है, तो क्या बोलेंगे इसको, लिखेंगे किसी वस्तु का किसी सतह में स्थिति को ही स्थिति सदिश कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का जो है किसी सतह में, किसी प्लेन में जो स्थिति होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, स्वदिश, स्थिति स्वदिश कहेंगे। अब इस चीज को समझिए, पोजीशन वेक्टर जो है वह क्या होता है, आप फिगर से समझिए। यह डेफिनेशन उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको कैलकुलेशन में क्या चीज समझना है, कैसे समझेंगे वो चीज देखिए। अब पोजीशन वेक्टर जो है हमारा क्या होगा, हमने आपको बताया कि हम अभी मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है ये हमारा, ये वाई एक्सिस है हमारा, हिंदी में इसको अक्ष कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, अक्ष कहेंगे। ठीक है, वाई अक्ष है हमारा। अब क्या है कि ये हमारा ओरिजिन कहलाता है, ये ओ जो है क्या कहलाएगा, ओरिजिन कहलाता है, प्रारंभिक बिंदु है ये, समझ जाइए ये क्या है, ओरिजिन है, प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु है। अब इस प्रारंभिक बिंदु से कुछ डिस्टेंस पे कोई वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, चलिए यहाँ पे हम एक गेंद बना देते हैं, चलिए ये समझिए कि ये गेंद इस जगह रखा हुआ है। ठीक है, ये बॉल है आपका इस जगह रखा हुआ। अब इस बॉल का इस प्लेन में स्थिति पूछा गया है, लोकेशन पूछा गया है, इसका पोजीशन इस प्लेन में क्या है ये पूछा गया है। तो कैसे डिनोट होगा, तो ये यहाँ से वेक्टर आर द्वारा डिनोट होता है। तो हम क्या करते हैं, बोल देते हैं कि ये यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है वेक्टर आर है। ठीक है, यहाँ से पोजीशन क्या है, आर है। अब बताइए, ये तो आर कहाँ से है, ओरिजिन से है, लेकिन एक्चुअल में अगर ये प्लेन में है तो ये हमको ये पता है कि ये कुछ दूर, एक्स से कुछ दूर पे है, एक्स से भी कुछ दूर पे है और वाई से भी कुछ दूर पे है। जब एक्स से कुछ दूर की बात आएगी, एक्स से कितना दूर है तो वो हमें कौन देगा, वाई कोऑर्डिनेट देगा। समझिए बात को, एक्स से कितना दूर पे है ये हमें कौन बताएगा, वाई एक्सिस बताएगा। मान लेते हैं कि ये वाई है। ठीक है, एक्स एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है वाई है। अब फिर अगर हमें वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस निकालना है तब हमें कौन देगा डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस देगा, तो ये हमारा एक्स है। आप याद कीजिए, जब अगर वेक्टर आपको एक्स एक्सिस में लिखना हो तो हम उसको क्या लिखते हैं, आई कैप से डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर को, और इसमें जे कैप लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स आई हो जाएगा, क्योंकि ये अलोंग द एक्स है, और y क्या है, j के अलोंग है, तो y j हो जाएगा। बताइए, अब अगर पोजीशन लिखने की बात हो जाए, पोजीशन ऑफ द बॉल, पोजीशन ऑफ द बॉल, गेंद की स्थिति, गेंद की स्थिति, बताइए गेंद की स्थिति क्या हो जाएगी, गेंद की स्थिति कौन बताएगा, यही आर बताएगा। लेकिन इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा
वो किस तरह से वेक्टर के टर्म में अगर इसको लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? ये जो आर वेक्टर है वो इस तरह से लिखाता है, वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, यही वेक्टर देता है। यही क्या दे दिया? हमें पोजीशन दे दिया। किसका पोजीशन? ये आपको बॉल का पोजीशन है, यही आपका क्या है? पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, किस तरह से निकलेगा आपको पता चल रहा है। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तब कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर का परिमाण, परिमाण निकालेंगे तो कितना निकलेगा? बोलिए। वेक्टर आर मॉड लिखेंगे, मॉड क्या हो जाएगा? एक्स और वाई के बीच का एंगल, देखिए आई और ये लगा हुआ है तो 90 डिग्री हो गया एंगल, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये सब बातें आपको वेक्टर में बताया गया, इसीलिए मैंने आपको बताया था। देखिए स्टार्टिंग में ही लिखा है कि हमें किसकी जरूरत होगी? वी हैव नीडेड वेक्टर, वेक्टर की जरूरत होगी। वेक्टर के बिना हम मोशन इन प्लेन पढ़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए वेक्टर को अच्छे से फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा कि वेक्टर अभी हमें बहुत काम देगा आगे, जब हम 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल पढ़ते हैं तो बिना वेक्टर का हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे प्रॉब्लम, इसलिए वेक्टर को अच्छे से पढ़ना है। चलिए, अगर हम मैग्नीट्यूड, क्योंकि अब पोजीशन वेक्टर लिखा है इसका मतलब है मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन की बात कीजिए। अब डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, डायरेक्शन तो वही एंगल बताता है। डायरेक्शन मतलब क्या? दिशा। दिशा, दिशा किससे पता चलता है? तो थीटा से पता चलता है, और हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर कितना होता है? y बाय एक्स होता है, y बाय एक्स होता है। देखिए y बाय एक्स हो गया तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स y बाय एक्स, यही हमारा क्या निकलेगा? इस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा कि ये कितने एंगल पे है, ये जो थीटा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें क्या मिल गया? इसका डायरेक्शन भी मिल गया। तो ये सब बातें आपको आनी चाहिए, आगे आसानी होगी अगर ये सारी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, जो भी स्टार है वो फार्मूला के तरह यूज होगा और बार बार यूज होगा, इसलिए आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और एक बात देखिए, ये 2 डायमेंशनल क्यों हो गया? यहाँ पे x है और y है, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया है? ये 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो ये आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में हो गया। अब और आगे बात समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसको हम डेल्टा आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, डेल्टा आर से, इसका मतलब क्या हो गया? डेल्टा आर का जो मतलब होता है वो आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो डेल्टा आर है हमारा वह इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 होगा। फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चलिए, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन को बोलते हैं। क्या किसको बोलते हैं? द change in position is called, the change in position is called displacement। ठीक है, चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, स्थिति, स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन, विस्थापन कहते हैं।
किसको कहते हैं? स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसी को हम विस्थापन कहते हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकलेगा कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन तो हो गया, लेकिन हमें ये समझना है कि जो ये एक्सिस होगा उसमें हम किस तरह से लिखेंगे इस चीज को। ये वाई एक्सिस है। अब देखिए, अभी हमने आपको क्या बताया था कि हमारा जो है, अभी समझिए कि गेंद यहाँ था, किसी प्लेन में था, गेंद अभी यहाँ रखा हुआ था, ठीक है। अब ये गेंद यहाँ पे रखा हुआ था, तो इसका कोई पॉइंट, इसी पॉइंट से हम क्या करते हैं, इसके सेंटर से इसको मिला देते हैं, तो ये इसका पोजीशन कहला जाएगा। ये वेक्टर r1 हो जाएगा हमारा। अब कहता है कि ये चेंज कर गया, टाइम बढ़ा तो ये बॉल इस पोजीशन से हट करके कहीं और चला गया। मान लेते हैं कि ये यहाँ चला आया है, ठीक है, इस जगह चला आया है, ठीक। ये बॉल यहाँ चला आया। जब बॉल यहाँ चला आया तो इसका मतलब है कि अब इसका कुछ और पोजीशन हो गया। यहाँ से देखिए इस तरह से मिलेगा, ये यहाँ पे पोजीशन बन गया इसका, ठीक है। ये हमारा क्या दे देगा, ये हमारा R2 हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन पहले R1 था, मान लिए कि R2 पोजीशन हो गया, ठीक है। पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ था, ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा, अब ये दूसरा पॉइंट पे चला आया है ये बॉल यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात और आप जानते हैं कि R1 अगर पोजीशन है तो इसका x से कुछ दूरी है, कितना होता है, इसको हम मान लेते हैं x1 दूरी है इसका, और इसका कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा हो जाएगा, ये इसी को हम x लिख देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, y में डिस्टेंस है, तो ये हमारा हो जाएगा y1 हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ से x1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए ये हो गया, यानी कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1 हो गया। इस पॉइंट को आप कैसे लिखोगे, इसका जो ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लिखोगे कोऑर्डिनेट के टर्म में x1 y1 लिखोगे, ठीक है, x1 y1 लिखोगे। उसी तरह से सोचिए इसके बारे में, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा x2 हो जाएगा, और ये हमारा y2 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इस वाले को हम लिख सकते हैं x2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। समझिए बात को। अब हम जानते हैं पोजीशन में जो डिफरेंस आया है, देखिए यही डिफरेंस है, ये जो चेंज हुआ है, चेंज यही चेंजिंग है, ठीक है, यही चेंज हुआ है, ये यहाँ से यहाँ जाने में ये क्या हो गया है, चेंज हो गया। तो यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो बीच का है यही हमारा क्या होगा, यही बीच का जो है यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, विस्थापन है ये हमारा। समझिएगा बात को, ये हमारा क्या है, विस्थापन, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया। तो ये डिस्टेंस निकलेगा कैसे, ये डिस्टेंस ही विस्थापन है। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसी को हम कहते हैं। तो देखिए स्थिति में जो परिवर्तन आया है वो किस तरह से आया है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। तो जो परिवर्तन हुआ है उसे हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा आर से। विस्थापन बराबर लिख देते हैं, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन बराबर क्या होगा, हमारा होगा क्या, R2 जो ये फाइनल पोजीशन है माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब R2 माइनस क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। इसी को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा R से। तो डेल्टा R बराबर R2 माइनस R1 हो गया, ठीक है। और आगे बढ़ाते हैं, R2 का वैल्यू बोलिए कैसा हो जाएगा, यानी यही हम लिख देते हैं, ठीक है। अभी अगर हमें पूछा जाए कि R1 का वैल्यू क्या होगा, तो कितना होगा, R1 हो जाएगा हमारा वेक्टर R1 हो जाएगा कितना, तो देखिए यहाँ से x1 i प्लस y1 j हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा, ये x2 i प्लस y2 j हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ आप पुट कर दीजिए, R2 का वैल्यू कितना, R2 का वैल्यू x2 i प्लस y2 j, ठीक है। और ये माइनस हो जाएगा आपका क्या, माइनस हो जाएगा x1
आई माइनस y1 जे। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से x2 माइनस x1 हो गया, इनटू देखिए आई दोनों में कॉमन है तो आई यहाँ चला आएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 जे चला आएगा। इसका मतलब हो गया कि ये क्या है, x2 माइनस x1 कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ से ये पूरा माइनस ये, तो ये वाला डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस हो गया। तो ये जो डिफरेंस हुआ है इस डिफरेंस को क्या कहेंगे, x2 माइनस फाइनल माइनस इंग्लिश में ये भी है, तो ये चेंज किस में है, x में चेंज है। उसी तरह से सोचिए यहाँ से जो y में चेंजिंग कितना आया है, ये पहले था बाद में ये हो गया, तो इतना चेंजिंग आया है y में, तो ये जो हुआ आपका क्या हो गया, ये आपको कहला जाएगा डेल्टा y कहला जाएगा। ये डेल्टा x हो गया, ये इतना डिस्टेंस जो है हमारा डेल्टा y हो गया, तो इसे हम डेल्टा x i लिख सकते हैं प्लस इसको डेल्टा y j लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या मिल गया, पोजीशन जो चेंज हुआ है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो गया डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन एक्स प्लस डिस्प्लेसमेंट इन वाई हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल करके चला आया, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब हमें याद रखना है कि जब भी हम 2 डायमेंशनल के केस में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट होगा और वाई में जो डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों को ऐड कर डिनोट करते हैं v से, इससे डिनोट करते हैं वेक्टर v से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी होता क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको वेग कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसे आप वेग बोलते हो, तो ये होता क्या है, वेलोसिटी जो होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। टाइम के सापेक्ष में जो चेंज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन को वेग कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको वेग बोलते हो। चलिए, अब हमें क्या निकालना है, हमें अभी अभी डिफिनेशन से क्या पता चला है, अब पता चला है कि जो ये वेग होता है, ये जो वेलोसिटी होता है, वह वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन क्या, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होगा, चेंज इन टाइम ही लिख देते हैं, चेंज इन टाइम। देखिए यही हमारा क्या है, ये एक्चुअल में जो डिस्प्लेसमेंट है वह डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन के कारण से ही ये डेल्टा लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि ये भी क्या है, चेंज ही नहीं हुआ, पोजीशन डिस्प्लेस हुआ है ये, इसी को हम ये भी बोलते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी हो जाएगा। तो आप देखो, आप इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। तो इस चीज को कैसे लिखोगे, इसे आप लिख सकते हो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी को इस तरह से, डेल्टा आर का वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई
प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे। और फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू हम लिख सकते हैं v इक्वल टू डेल्टा एक्स, समझिए डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। इसको क्या लिख सकते हैं, ये वेलोसिटी इन एक्स में है, इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इन एक्स, वेलोसिटी इन एक्स आई प्लस वेलोसिटी इन वाई जे। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के चला आया, ये निकल के चला आया वेलोसिटी का वैल्यू। अब यहां से देखिए ये जो हमारा निकला है, यही जो है ये हमारा जो है कहलाता है एवरेज। डेल्टा जब आप लिखते हो तो ये कहलाता है आपका एवरेज, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। तो यहाँ पे तक आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर और आगे हम कुछ समझाते हैं इसमें। देखिए आप यहीं पे इस चीज को समझिए जो मैं समझाना चाहता हूं। अभी क्या हो गया कि वेलोसिटी इक्वल टू हमें पता चला कि डेल्टा आर बाय डेल्टा क्या होगा, डेल्टा टी होता है। तो ये जो हमारा निकलता है इसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसी एवरेज वेलोसिटी में अगर हम लिमिट लगा दें, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर दें, मतलब ये इंटरवल काफी छोटा कर दें, टाइम इंटरवल काफी छोटा हो जाए, ले ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाए, तब ये डेल्टा आर बाय डेल्टा टी जो है बदल जाता है किसमें, डी आर बटे डी टी में बदल जाता है, ठीक है। तो अभी आपको यहां से ये पता चल गया कि डी आर बटे डी टी। इस केस में देखिए क्या हो जाएगा, तब v इक्वल टू आप क्या करोगे, d बाय डी टी करोगे, r का वैल्यू क्या पुट करोगे, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे पुट हो जाएगा, और v यहां से मिलेगा हमको क्या, डी एक्स बटे डी टी आई प्लस डी वाई बाय डी टी जे, ठीक है। और इस चीज को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको अब क्या बोलेंगे, इसको एवरेज बोलते हैं और इसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। इसको तात्क्षणिक वेग कहते हैं, इसको हिंदी में औसत वेग कहते हैं, ठीक है। दोनों में अंतर समझ में आया। औसत वेग तब निकलता है जब डिफरेंस बिग होता है, बिग डिफरेंस के लिए आता है, और ये इस केस में डिफरेंस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वाले के केस में डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस इज वेरी लेस, वेरी लेस, ठीक है, बहुत बहुत कम होता है डिफरेंस। किसमें, टाइम में जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिग डिफरेंस किसमें, टाइम की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, बिग डिफरेंस किसमें, तो टाइम में, ठीक है। यहाँ भी किसमें, टाइम में डिफरेंस की बात कर रहे हैं। टाइम का डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा हो तो हम एवरेज लेते हैं, और टाइम का जो है काफी कम हो, टेंस टू जीरो हो, टेंस टू जीरो का लिमिट मैथमेटिक्स का टॉपिक है, इसीलिए बोला जाता है कि फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा होगा तो फिजिक्स आपको पढ़ने में इजी होगा, क्योंकि यह कैलकुलेशन के साथ साथ इसका जो रिलेशन है मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा है। बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो कि हम मैथमेटिक्स से लेकर के ही इसको सॉल्व कर पाते हैं। खास करके जो कैलकुलस होता है वह हम फिजिक्स के लिए बहुत जरूरत होता है, इसलिए कैलकुलस हमें आना चाहिए। कुछ हम बताए भी हैं आपको, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब पढ़ा चुके हैं हम आपको। और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो कहीं से पढ़िए, तब जाकर के ये आपको
इजी लगेगा। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, औसत वेलोसिटी भी मिल गया, इंस्टेंटेनियस मिल गया। अब एक बात आती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो ये है यानी कि यहीं से ये वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी होता है तो डायरेक्शन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड निकालना चाहिए इसका। तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ही हम निकाल लेंगे इस जगह से। तो अभी अगर हम अभी क्या पढ़े हुए हैं, अभी पढ़े हैं थोड़ा सा, देखिए मैं इसको मिटा देता हूं अब। यहां से देखिए अभी क्या हो गया, अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी is the same as direction of position vector। पोजीशन वेक्टर का ही डायरेक्शन होगा, किसके लिए ऐसा होगा, फॉर एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। औसत औसत वेग के लिए वेग का दिशा वही होगा जो स्थिति सदिश का होता है। ठीक है, वही दिशा होगा किसका, जो किसका विस्थापन, या बोलिए किसका, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन था। लेकिन इंस्टेंटेनियस के लिए क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस के लिए जो होगा दिशा जो हम निकालते हैं वो कर्व से निकालते हैं, ठीक है। हम मतलब क्या कि dx बटे dt जो टेंजेंट होता है वहां से निकाल लेते हैं। टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट गिव्स, ये लिख देते हैं, टेंजेंट ऑन द कर्व गिव्स डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्पर्शी रेखा तात्क्षणिक वेग का दिशा देता है, ठीक है। तो ये आपका वेलोसिटी के बारे में हो गया कि वेलोसिटी को इस तरह से निकालेंगे। अभी आपने क्या देखा, आपने देख लिया कि वेलोसिटी का जो वैल्यू था, वेलोसिटी का जो अभी निकला था v इक्वल टू क्या निकला था, v इक्वल टू निकला था x में वेलोसिटी प्लस y में वेलोसिटी। तो अगर आप इसका मॉड लेना चाहें, मैग्नीट्यूड लेना चाहें, तब क्या हो जाएगा, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। इस तरह से हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो tan इनवर्स vy बाय vx हो जाएगा। इस तरह से ये सारे फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको हेल्प करेगा कैलकुलेशन में। तो इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, और समझ के नोट डाउन करना, ये नहीं कि आप जैसे तैसे इसको लिख लिए, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल की हम बात कर रहे थे, क्या वेलोसिटी कैसे निकलेगा, और इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर हम एक्सेलेरेशन भी कवर करेंगे। ये तब किस तरह से निकलेगा, कैसे डिफाइन होता है, याद कीजिए। आप इसको कैसे डिफाइन करते हो, देखिए फिगर मैं पहले बना देता हूं इधर। इसका जो है कहीं वेलोसिटी होगा, पोजीशन होगा, वहीं पे क्या होगा, उसका वेलोसिटी होगा। मान के चलिए इस जगह वेलोसिटी था इसका कुछ, ठीक है। अभी हम बोल दिए कि इसका वेलोसिटी इधर था, ठीक, इधर था, यहाँ पे वेलोसिटी इधर हो गया, इस तरह से हो गया। तो क्या होगा, अभी हमारा ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था। अब यहाँ पे v1 है, मान के चलिए कि ये v1 था, ये v2 था,
ठीक है, ये यहीं पे दिखा देते हैं, इसके डायरेक्शन के पास v1 और ये v2 था। अब इसका पोजीशन यहाँ हो रहा होगा, यहाँ भी रहा होगा, तो इसका मतलब है कि इसमें जो है x में परिवर्तन हुआ होगा, डेल्टा x इसका निकला होगा और फिर इसका भी निकला होगा। ठीक है, इस तरह से इसका भी निकला होगा। यहाँ पे इसका जो पोजीशन रहा होगा, जो पोजीशन की अगर हम बात करें तो कुछ पोजीशन इसका रहा होगा, कुछ इसका रहा होगा। अभी हमको क्या लिखना है, हमें लिखना है क्या कि ये जो वेलोसिटी आया होगा ये x में भी चेंज हुआ होगा और y में भी चेंज हुआ होगा, इसमें भी क्या हुआ होगा, x में भी चेंज हुआ होगा और y में भी चेंज हुआ होगा। हाँ, तो ये क्या हो गया कि एक्सेलेरेशन को डिफाइन करेंगे कैसे, इट इज रेशियो ऑफ change in velocity to the change in time। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, यह वेग में परिवर्तन और समय में परिवर्तन का अनुपात है। और ये जो अनुपात की जब भी बात हो जाती है तो ये कैसा होगा, ये जो है हमारा इंस्टेंटेनियस नहीं होकर के क्या हो जाएगा, ये एवरेज वेलोसिटी की बात होती है। तो वेक्टर ए इक्वल टू आपने क्या बोला कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम होगा। देखिए अब चेंज इन वेलोसिटी ये तो डिफिनेशन से आ गया, ये वेलोसिटी कैसा होगा, ये जो होगा, ये जो हमारा होगा वेलोसिटी, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है। एवरेज वेलोसिटी मतलब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, औसत वेग है हमारा। ठीक है, अब ये हमारा औसत वेग है, समझिए। तो यहाँ डेल्टा v बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा v को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं vxi प्लस vyj डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और क्या हो जाएगा ये vx बाय डेल्टा टी प्लस आई प्लस vy बाय डेल्टा टी इंटू जे। ये क्या है, डेल्टा v, मतलब कहने का डेल्टा v यहाँ पे लिख देते हैं, डेल्टा v चेंज इन लिखना है तो डेल्टा vx प्लस इंटू डेल्टा प्लस डेल्टा vyj। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्सेलेरेशन इन y डायरेक्शन axi प्लस ayj लिख सकते हैं। यहाँ से क्या पता चल गया आपको कि वेक्टर a बराबर जो होगा axi प्लस ayj होगा। ठीक है, अब समझिए अगर हमको यहाँ से इसका मॉड पूछ लिया गया तब क्या लिख देंगे, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर लिख देंगे। अगर थीटा पूछ दिया गया तो tan इनवर्स ay बाय ax लिख देंगे, निकल जाएगा दोनों चीज। अब बात आती है कि ये तो एवरेज हो गया, लेकिन इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करना होगा। अगर इंस्टेंटेनियस बनाना है तो आप लिमिट ले लीजिए, समय को टेंस टू 0 कर देना है, डेल्टा v बाय डेल्टा t हो गया, तो इसी यही हो जाता है dv बटा dt हो जाता है। ठीक है, और तब जाकर के ये जो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब यहाँ डेल्टा वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा तो एक्सेलेरेशन आप इस तरह से मिल जाएगा। अब और कुछ इम्पोर्टेंट बात कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा। अभी देखिए अभी हुआ क्या है, अब इसका डायरेक्शन जो होगा, अब हमारा वेक्टर जो है, देखिए एक वेक्टर का डायरेक्शन ये है, दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन इधर है।
अभी देखिए, अभी क्या करना है, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा वेक्टर का, यही फिगर में देखिए, डायरेक्शन अगर हमको दिशा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे दिशा। तो हम देख रहे हैं कि वेक्टर ए इधर जा रहा है, ये V1 हो गया। अब V2 क्या है, इधर चला आया है, V2 इधर चला आया है, तो हमको क्या करना होगा, इधर ही आना होगा, क्योंकि V2 इधर गया है तो इधर आना होगा। तो यही हमारा क्या हो गया, डेल्टा V हो गया। तो ये जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन इस तरह से इधर चला आएगा। यहाँ पे यही जो है, ये जो डेल्टा V का डायरेक्शन होगा, वही किसका डायरेक्शन होगा, वही हमारा एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, त्वरण का दिशा वेग के दिशा के जैसा होगा। ठीक है, वेग का जो दिशा होगा, इस तरह से समझिए कि इसका जो है इस तरह से ये जा रहा है, इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, इसका इधर होगा, इसका दिशा जो होगा इधर होगा एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन जो थीटा है, ये फिगर में इस तरह से दिखा दे सकते हैं। मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। किसका मैग्नीट्यूड, एंगल का मैग्नीट्यूड, दिशा का मैग्नीट्यूड अगर चाहिए हमें तो थीटा हमें दे देगा, वैल्यू दे देगा। अब अगर हमें वैल्यू निकालना है एक्सेलरेशन का तो ये वाला इक्वेशन दे देगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सेलरेशन के बारे में हो गया कि एक्सेलरेशन इस तरह से निकालेंगे। नोट्स है, 2 पॉइंट है नोट्स का। कह रहा है in one dimension the velocity and acceleration of the object are always along the same straight line either in the same or opposite direction। कहता है इसका जो वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन होगा वो उधर ही होगा, किधर होगा, तो जिधर वेलोसिटी होगा। अगर वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलेरेशन का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, या फिर इससे जस्ट उल्टा हो सकता है, या इधर हो सकता है या फिर इधर हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या होगा, किसी एंगल पे नहीं होगा, दूसरे एंगल पे नहीं होगा। अगर यह वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इसके अलोंग ही होगा, स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही होगा, या इसके अपोजिट होगा। यही स्टेटमेंट कह रहा है। क्या कह रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो दिशा होगा वह या तो सेम होगा, वेलोसिटी जैसा ही होगा एक्सेलरेशन का, या उससे जस्ट अपोजिट होगा, उल्टा होगा, लेकिन किसी दूसरे एंगल पे नहीं होगा। समझ गए, यही बात है। और लेकिन अगर फॉर 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल, अगर 1 डायमेंशनल की बात हो गई, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जो हमारा चैप्टर उधर था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये हमारा एनसीईआरटी के अनुसार चौथा, सॉरी उसमें हमने आज शायद थर्ड बोल दिया था, ये एनसीईआरटी के अनुसार चौथा चैप्टर होता है। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार ये चौथा चैप्टर होगा। तो अभी हम इसमें क्या करते हैं, 2 और 3 डायमेंशनल लिखने के लिए, अगर हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हमको 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल का लिखना हो, तब वो जो है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच जो का जो दिशा होगा वह 0 से 180 डिग्री के बीच में वेरी कर सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि उसी लाइन पे होगा या उससे अपोजिट होगा। 0 से लेके 180 डिग्री के बीच कोई सा भी एंगल हो सकता है, यही कह रहा है। तो ये हमारा कुछ बेसिक टर्म्स था जो कि हमें जानना चाहिए था। मोशन इन अ प्लेन, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और आगे जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, हो सकता है उससे पहले एक और वीडियो मैं डालूं जिसपे न्यूमेरिकल करेंगे। ये जो अभी थ्योरी पढ़े हैं इस पे न्यूमेरिकल कर लेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि सबसे अच्छा एग्जांपल जो 2 डायमेंशनल का है वह क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन
पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा अभी। ठीक है, थैंक यू सो मच।